नमस्ते दोस्तों। चलिए हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा और आज हम जो है जलवायु और हरियाणा की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जो है ज्योग्राफी का थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये लाइंस, तो ये रेड वाली लाइन क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, और ये आपको ग्रीन वाली ऊपर, ये है आपकी करक रेखा। और नीचे, नीचे वाली जो ग्रीन रेखा है वो है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अर्थ ये जो है ना सीधी नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी है। और इसके नॉर्थ और साउथ पोल को यदि आप मिला देंगे तो ये कुछ ऐसी है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। ये देखिए, अब इसमें हम कहते हैं ना कि सूर्य का उत्तरायण हो गया, सूर्य का दक्षिणायन हो गया। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें जो हैं अब कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही होंगी। और सूर्य का दक्षिणायन क्या होता है कि सूर्य की जो सीधी रेखा है, सीधी किरणें हैं, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, सीधी किरणें हैं, वो अब मकर रेखा पे पड़ रही होंगी। तो इसलिए तो कहते हैं कि उत्तरायण हो गया भाई। उत्तरायण का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव में जो है अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और दक्षिणायन हो गया तो इसका मतलब अब गर्मी उत्तरी ध्रुव में नहीं पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ रही है, ध्रुव कह रही हूँ, सॉरी। कि उत्तरायण का अर्थ क्या होता है कि जो गर्मी है, गर्मी वो उत्तरी गोलार्ध में हो गई है भाई। ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पे पड़ती हैं। और जब हम दक्षिणायन की बात करते हैं तो गर्मी कहाँ है? ऊपर नहीं है, अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है। क्यों? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब मकर रेखा पे चमक रही हैं। देखिए, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं ना वो जहाँ पर भी पड़ेंगी वहाँ पे ही जो है तापमान अधिक होता है। तो ये देखिए, ये जो है ना आपकी सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जो हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें ये देखिए आपकी, ये लिखा हुआ है 21 जून। 21 जून, 21 जून को देखिए, ये भाई ऊपर की तरफ पड़ेंगी। ये जो 0 डिग्री का इक्वेटर है ना, इसके ऊपर की तरफ हमारी कर्क रेखा थी तो उसके ऊपर ये सीधी पड़ेंगी। जबकि आप यहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे है दक्षिणायन? यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को आप देखेंगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा कि सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे सीधी पड़ेंगी। तो इसलिए सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अब सूर्य का उत्तरायण हो गया, यानी कि अब कर्क रेखा पे सीधी चमकने लगेंगी सूर्य की किरणें, अब दक्षिणायन हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कटिबंध का क्वेश्चन आता है। तो पहले तो मैं ये पता होना चाहिए ये कटिबंध क्या होता है। देखिए, ये हमारी जो अर्थ है तो इसको ना आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत है ये क्या लिखा हुआ है। ये जो रेड पोर्शन है ना ये उष्ण कटिबंध है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब हरियाणा की जलवायु पढ़ेंगे ना तो वो बताएगा कि ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो 0 डिग्री होती है आपकी इक्वेटर वाली लाइन, इसके ऊपर 30 और इसके नीचे 30, ये इसमें 23.5 तक दिखा रखा है, लेकिन कहीं कहीं 30, 30 से 60 कुछ ऐसे हैं। तो मतलब लगभग वही बात है कि हमें ना इस रेड जोन में आते हैं। हरियाणा यानी कि हमारा इंडिया जो है वो इस रेड जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। जैसे जैसे आप ध्रुवों के ऊपर चले जाते जाएंगे ना तो आपकी जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर शीत कटिबंधीय, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए भाई, अब ये मैप जो है ये है हमारा हरियाणा का मैप, सॉरी इंडिया का मैप। ठीक है, तो इंडिया के मैप में मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया था, यहाँ पे अरब सागर होता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये देखिए आपको अरावली रेंज दिख रही होंगी, ये दिल्ली तक जाती है भी अरावली रेंज। ठीक है, तो ये आप देखते रहेंगे ना तो आपको सही से समझ में आएगा। चलिए अब हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं पढ़ाना। चलिए, अ, ये हम पढ़ रहे थे क्या? हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जलवायु। तो जलवायु क्या होती है? देखिए, जलवायु कुछ ऐसी नहीं होती कि आपने 5-7 दिन देख लिया कि भई ऐसा, ऐसी हमारी जलवायु है। दरअसल जलवायु जो है वो लंबे वर्षों तक आपको मौसम का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब 25 से 30 सालों तक आपने मतलब मौसम दशाओं, मौसमी जो दशाएँ होती हैं ना, मौसम की जो दशाएँ होती हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। फिर आप उसके बारे में बता पाते हो कि भई जलवायु कैसी है। ठीक है? तो ये जो मौसम 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 तो 7-8 दिन का आप देख लेंगे ना, ये नहीं कहते कि भई 7 से 8 दिन मौसम खराब रहने वाला है। तो मौसम तो 1 दिन का, 2 दिन का और 7 से 8 दिन का ये मौसम होता है। और जलवायु कई सालों का जो मौसम है ना उसका आपने स्टडी करा है अच्छे से, तो वो आपकी जलवायु होती है। और हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है आपकी। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फिगर बनाने की कोशिश करी थी, फिर मैंने सोचा कहीं आपको इसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है और हमारी जो हरियाणा के जो हमारा हरियाणा है ना वो उस रेड जोन में पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्योंकि वहाँ पे ना सूर्य की किरणें, अब सूरज जो है ना, सूरज कहाँ से कहाँ तक घूमता है लगभग, ये देखिए जो 1 मिनट रुक जाइए,
ये जो हमारा सूर्य देवता है, तो ये मैंने अर्थ बना दी, ये बीच में से इक्वेटर ले लिया। अब ये रेड जोन में आ जाएंगे ना आप, तो सूरज बस ऊपर नीचे जाता है, यानी कि कर्क रेखा तक जाएगा। मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत हमेशा विषुवत रेखा पे जो है ना 0 डिग्री का जो हमारा इक्वेटर है उस पे तो हमेशा ही वो लंबवत गिरती हैं। ठीक है, लेकिन वो ऊपर नीचे जाता रहता है, तभी कहते हैं ऊपर गया उत्तरायण हो गया भाई, नीचे आ गया तो दक्षिणायन हो गया। ऊपर गया तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी भी, नीचे आ गया तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। अब हमारे यहाँ पे ठंडी चल रही है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया साइड जाओगे ना, तो मतलब निचले गोलार्ध में चले जाओगे, वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, अफ्रीका में चले जाइए आप, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब अफ्रीका में भी मतलब यूं नहीं है कि अफ्रीका में तो तीनों ही लाइन है, दरअसल तीनों ही लाइन पड़ती हैं। ठीक है, तो मतलब आप कहने का मतलब 0 से नीचे जाएंगे ना, आप इक्वेटर से नीचे के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच में से ही जो है ऊपर नीचे आता रहता है। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें ये समझाने की कोशिश करी है कि आपका जो है ये देखिएगा आप कि 21 मार्च को तो भाई 21 मार्च, और ये आपका 23 सितंबर है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को तो ये जो है 0 पे लंबवत चमकता है। ठीक है, पूरे संसार में देखिए 0 डिग्री के आसपास के इलाके हैं उन पे तो चमकता ही चमकता है, मतलब पूरे संसार में ही इस दिन को 21 मार्च को और भाई आपकी 23 सितंबर को पूरे संसार में ही कह रही हूँ, पूरी पूरी अर्थ पर मतलब जो सूर्य की किरणें हैं ना वो लंबवत चमकेंगी 0 डिग्री इक्वेटर मतलब उस पे। ठीक है, लंबवत चमकेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 21 जून पे है कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, बस ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अब तापमान के बारे में बात कर लेते हैं कि हरियाणा का तापमान किस प्रकार से है। देखिए तापमान का तो क्या है कि तापमान तो गर्मियों में तो जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और सर्दियों की बात करेंगे तो 0 और 0 से भी कम हो जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन यदि हम औसत रूप में बात करेंगे ना, तो फिर हमारा जो औसत तापमान है, तो गर्मियों में तो ये जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर का भी तो 37 डिग्री होता है, वैसे 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन गर्मियों में आप देखेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा ये, है ना। हिसार में आपने देखा होगा 49 से 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और वहीं जब आप सर्दियों की बात करेंगे तो 0 से भी कम हो जाएगा कहीं कहीं। अभी कह रहे ना कि हिसार, अभी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि हिसार जो है शिमला से भी ठंडा हो गया। ठीक है, तो लेकिन हम औसत की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हिसार का थोड़ा सा संदर्भ लिया गया है कि आप हिसार में देख सकते हैं तापमान 0 से भी नीचे हो जाता है और 49 से अधिक हो जाता है, मतलब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि तापमान तो ये है कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, तो गर्मी आएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा और सर्दी आएंगे तो कम हो जाएगा। अब वर्षा क्या है, तो वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा क्या है 45 सेंटीमीटर मानी जाती है अपने हरियाणा में, कि औसत वार्षिक वर्षा जो है वो है 45 सेंटीमीटर। औसत का मतलब ये नहीं होता कि मतलब भाई 45 ही होती है, नहीं। अब कहीं पे ज़्यादा होती है और कहीं पे क्या होती है, कहीं पे होती है कम। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी और कहीं पर कम वर्षा होगी, है ना। और ये जो है मेनली तो हमारे यहाँ पे 2 ऋतुएं मानी जाती हैं, लेकिन जो है देखो जो है ऋतुएं तो हमारे यहाँ पे 3 होती हैं, लेकिन वर्षा 2 ऋतुओं में आती है, वर्षा 2 ऋतुओं में आती है। ठीक है, और वो कौन कौन सी ऋतु हैं, एक तो होगी अपनी मानसून ऋतु, वर्षा ऋतु, एक तो वर्षा ही ऋतु हो गई जिसको मानसून ऋतु भी कहते हैं, और एक होगी अपनी जाड़े की यानी कि शीत ऋतु। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, देखो हवाएं जो है ना, हवाएं वो अपने साथ जल लेकर के चल रही होती हैं, पानी होता है हवाओं के अंदर। बारिश कैसे होती है, हवाएं अपने साथ पानी लेकर के आती हैं, उनको बीच में रुकावट चाहिए, अगर रुकावट मिल गई ना वहीं पे अपना पानी छोड़ देंगी। अब जैसे ये देखिए, ये हमारी जो मानसून अवधि में कह रहा है ना, मानसून अवधि में बारिश आती है, तो इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हमें यहाँ पे जल प्राप्त होता है। जो ये वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अब अरब सागर से इसने पानी उठा लिया। ठीक है, ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम हरियाणा की जीके पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए। यूँ नहीं कि हमें रटना पड़ जाए, भाई थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री का इक्वेटर है और यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे भाई अपनी बंगाल की खाड़ी। अब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मानसून पवने कैसे चलेंगे ये देखना है आपने। अब देखिए पवने अपने साथ जल लेके चल रही हैं अरब सागर से, और है ना ये एक शाखा हरियाणा की एक शाखा जो है अरावली अरावली की तरफ बढ़ गई। अब एक शाखा इसको पार करके और बंगाल की खाड़ी से, और फिर इसने यू टर्न लिया, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा वहाँ पे तो हिमालय की पहाड़ियाँ है ना, अब वो मुड़ जाएंगी थोड़ा सा, अब वो मुड़ जाएंगी। अब मुड़ेंगी इसलिए नहीं मुड़ेंगी क्योंकि देखो गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा तापमान का अंतर होता है, क्योंकि स्थल पे तापमान कम होता है और समुद्र में तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब जहाँ पे तापमान
सॉरी, ये मैं उल्टा बोल गई कि जो स्थल पे तापमान है ना वो अधिक हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है स्थल पे, और समुद्र में तापमान कम होता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कि जल जो है ना लेट से गर्म होता है, जबकि स्थल जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है ना तो हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, गर्म होकर हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, और वहां पे नीचे मतलब हवाएं ऊपर चली गई, नीचे तो हवाएं हवाएं रही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में हवाओं की दिशा जो होती है ना हमेशा वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। मतलब समुद्र में हवाएं हैं लेकिन हमारी धरती पे तो हवाएं हैं ही नहीं, वो तो ऊपर चली गई गर्म होके। तो इसलिए हवाओं की दिशा जो है ना जब बंगाल की खाड़ी में ये जाएंगी, और धरातल कैसा है, धरातल ज्यादा गर्म है, हवाएं हमारी सारी ऊपर चली गई हैं, मतलब सारी नहीं मतलब ऊपर चली गई हैं, अब हवाएं नहीं है हमारे मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये जो समुद्र वाली हवाएं है ना ये अपने साथ पानी लेकर के और हमारी तरफ आगे बढ़ेंगी, मतलब धरती की तरफ, हमारे जो मेन लैंड है ना हमारे इंडिया का उसकी तरफ आगे बढ़ेंगी। और ये मतलब सारे स्टेटों में से जो है बारिश करती हुई, पश्चिमी बंगाल में बारिश बहुत ज्यादा करेंगे, बिहार में थोड़ी कम करेंगी, यूपी में उससे भी कम करेंगी। अब हरियाणा से में आते आते तो इनका पानी ही खत्म लगभग हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बारिश करती तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से ये बारिश करती हुई चलती हैं, जैसे स्थल पर आती है ना तो बारिश करती हुई चलती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनकी बारिश की जो मात्रा वो कम होती जाती है। इसी प्रकार से जब ये दूसरी शाखा ना अरब सागर की जो शाखा जो अरावली के समानांतर चलती है भाई, अरावली के समानांतर जो चलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब अरावली इनके सामने खड़ा होता तो वहीं पे राजस्थान में गुजरात में बारिश हो जाती, लेकिन क्या होता है वहां पे भी उन बेचारों को तो पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि ये ना ये सामने नहीं खड़ा, ये तो समानांतर खड़ा है, मतलब कोई मेरे आगे अड़ के नहीं खड़ा, मेरे पैरेलल में चल रहा है। अब मेरे पैरेलल में चल रहा है तो मेरे को रुकावट थोड़ी, अब रास्ते पे सब जाते हैं सड़क पे तो कोई रुकावट थोड़ी होती है, अब कोई आगे अड़ के खड़ा हो जाए तभी तो पानी छोड़ा जाएगा। तो इसलिए जो अरावली की दिशा है ना ये समानांतर है, तो इसलिए सारा पानी जो है वो ये जो पानी लेकर के चलती हैं अपना, तो ये मतलब हरियाणा और पंजाब की तरफ अपना पानी गिराती हैं ये पावने। तो इसलिए एक तो हमें बारिश मिलती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करिए। तो उसके बाद दूसरा जो है वो हमें बारिश मिलती है दिसंबर में। अब आप ये सोचोगे कि अच्छा आप तो ये कह रहे थे कि जब गर्मी में हवाएं जो है हल्की होकर के ऊपर उड़ जाएंगी, और यदि अगर स्थल पे ऊपर उठेंगी तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर जल में ऐसा काम होगा, मतलब मान लो समुद्र में है और समुद्र में हवाएं गर्म हो रही हैं और वो ऊपर उठ रही हैं, अब गर्म होके भाई वो अपने साथ जल लेकर के ऊपर जाती हैं, जल लेकर के ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाद में उनका जो कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और वो फिर पानी बादल बनते हैं, और फिर बादल बनते हैं तो फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन स्थल की जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन अगर कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी है, वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं तो वो अपने साथ जल लेकर के ऊपर जाती हैं, उनका ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, वो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बारिश कैसे बनती है, ठीक है। अब जाड़े की ऋतु में ना बारिश कैसे होती है, जाड़े की ऋतु में बारिश कैसे होती है, तो दिसंबर और फरवरी में होती है, और इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमें ग्रीष्म ऋतु में हमें बारिश प्राप्त होती है वो कौन से मानसून से प्राप्त होती है, भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से। भाई सर्दी की ऋतु में जो हमें बारिश प्राप्त होती है वो कौन से किस वजह से प्राप्त होती है, भाई पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा प्राप्त होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया है। अब जो हवाएं है ना पश्चिम की दिशा से आ रही होती हैं, ये ऊपर की तरफ जो हिमालय रेंज है ना हमारी उस मतलब उस साइड से आ रही होती हैं, और बीच में इनका पड़ता है अपना वो जो भूमध्य सागर होता है, वहां से ये पानी उठा लेती हैं, पानी उठा लेती हैं, और इनको आगे है ना, इनके आगे रुकावट खड़ी है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत रुकावट खड़ी तो ये नीचे मुड़ जाएंगी, आधी तो हिमालय के उत्तर में चली जाएंगी और आधी हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगी। तो जो हिमालय के दक्षिण में आती है ना वो हरियाणा पंजाब में और इनमें यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि हमें जाड़े में भी बारिश जो है वो प्राप्त हो जाती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब आपको थोड़ा सा रटना नहीं पड़ेगा। अब हरियाणा में अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है और न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये समझने की बात यही है कि शिवालिक की तलहटी, देखिए बारिश के लिए ना पवन पहाड़ियों का ऊंचा होना जरूरी है, नहीं कि छोटी सी पहाड़ी है भाई उसको तो क्रॉस ही ना कर जाएगी। अब हवाएं अपने साथ जल लेके नीचे से थोड़ी चल रही होती है, ऊपर से ही चल रही होती है। तो पहाड़ियों की ऊंचाई कहाँ पे अधिक है, भाई शिवालिक के पास है, तो उस शिवालिक से टकराएंगी हवाएं और वहीं पे अपना पानी गिरा देंगी। तो वहां पे देखिए जो बारिश की मात्रा होती है ना वो 215 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जबकि जो दक्षिण और पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम आपने मैप इतनी बारी पढ़ लिया, तो दक्षिण में और पश्चिम में जाइए तो वहाँ पे सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, वो साइड है, और वहाँ पे आपको बताया हुआ है रेतीला भाग है, वहाँ पे मरुस्थल है, कुछ नहीं है, बहुत ही शुष्क है, मतलब नमी नहीं है जमीन में।
अब वहाँ पे पहाड़ियाँ ही नहीं है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में नहीं है, अरावली की पहाड़ियाँ तो दक्षिण पूर्वी दिशा में है। और वहाँ पे भी अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, घिस गई हैं, पिट गई हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, वो बारिश तूफान आंधी, कई साल हो गए, वो सालों के भी बहुत साल हो गए, मतलब कई हजार साल, कई करोड़ वर्ष हो गए, तो बेचारी मतलब ऐसे ठूंठ रह गया, उनका कुछ नहीं बचा। तो ऊंचाई नहीं है वहाँ पे, इसलिए बारिश भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो दक्षिण दिशा में है, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। तो बारिश कितनी होती है, 25 से 38 सेंटीमीटर। जो मरुस्थल भाग होता है ना, वहाँ पे लगभग इतनी बारिश मिलेगी आपको, 25 से मतलब 70 तक हमारे इंडिया में होती है। 25 से लेकर के जो 70 तक बारिश होती है ना, उसको यूं ही कहते हैं कि भाई एकदम जैसे मरुस्थल में बारिश होती है ना, तो वैसे ही बारिश हो रही है। तो ठीक है, तो मरुस्थल जो एरिया होगा, रेतीला भाग होगा, वहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है, तो ये न्यूनतम वर्षा हमारे इसने क्या बताया, दक्षिण पश्चिम में होती है, सिरसा साइड होती है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो अधिकतम वर्षा कहाँ पे होगी, शिवालिक की तलहटी में होगी, क्योंकि ऊंचाई अधिक है। मैंने कारण बताया कि ऊंचाई अधिक है शिवालिक की, जो तलहटी है उनकी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये तो पिछली स्लाइड आ गई। अ, हाँ, अब है ना वर्षा की परिवर्तनशीलता, देखिए क्या होता है, बस ये थोड़ा सा वर्डिंग समझ लो क्या कह रहा है। वर्षा की परिवर्तनशीलता, भाई औसत वर्षा हमने बता दी 45 सेंटीमीटर होती है। औसत, औसत का मतलब सारे भागों की मिला के भाई टोटल इतनी होती है। इसका मतलब कहीं पे ज़्यादा हो रही होगी, कहीं पे कम हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर हरियाणा में वर्षा आती है। लेकिन कभी औसत से अधिक हो जाए, और कभी कहीं पे औसत से अधिक हो रही है, तो कहीं पे औसत से कम हो रही है, तो ये वर्षा की क्या है, परिवर्तनशीलता है, परिवर्तनशीलता। अब ऋतुएं कितनी होती है, तो मुख्य तौर पे वैसे तो हम यहाँ पे 6 ऋतुएं मानते हैं, भारत में 6 ऋतुओं का आगमन होता है, लेकिन हरियाणा में मुख्य तौर से ना 3 ऋतुएं ही मानी जाती हैं। और वे जो हैं, वे आपकी हैं गर्मी, वे होती हैं आपकी ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु और बारिश की ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उष्ण ग्रीष्म ऋतु, तो यह है ना मार्च के मध्य से शुरू होकर जून तक होती है। और इसमें बताया है कि गर्मी की ऋतु में अगर हम औसत तापमान देखेंगे ना हरियाणा का, तो 35 डिग्री सेल्सियस है। औसत का ही है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे कम नहीं होता। देखो अब आप ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो कम भी होता होगा। जब आप शिवालिक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे तापमान कम मिलेगा, है ना, पहाड़ियों की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप रेतीले मरुस्थलों की तरफ जाएंगे तो तापमान ज़्यादा भी होगा। जैसे हमने बताया था कि हिसार कितना गर्म हो जाता है, 49-50 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो जाता है। लेकिन जैसे आप और वहाँ पे लू चलती है, लू लू क्या होती है, शुष्क पवनें होती हैं, और बहुत ही गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, तेज पवनें, है ना। तो ये लू चलती हैं गर्मी में, क्या चलती है, लू चलती है। अब दूसरी ऋतु है बारिश की ऋतु। बारिश की ऋतु में क्या होता है भाई, आपका ये जुलाई से लेकर के और आपकी मध्य सितंबर तक होती है, मध्य सितंबर तक आपकी होती है। ठीक है, अब बारिश की ऋतु में क्या होता है, औसत वर्षा आपको बता ही दिया था, क्या बता दिया था कि औसत वर्षा जो है, वो आपकी औसत वर्षा जो होती है ना आपकी हम्म, औसत वर्षा जो होती है आपकी, तो वो आपकी सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक होती है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक होती है। ठीक है, और ये मैंने नीचे वाला पढ़ दिया शायद, है ना, हाँ नीचे वाला पढ़ दिया। तो वर्षा की ऋतु जो होती है ना, वो जुलाई से लेकर के और मध्य सितंबर तक होती है, जुलाई से लेकर के मध्य सितंबर तक होती है। और उसके बाद है ना, ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरी गर्मी की ऋतु आ गई। देखो भाई, हमने देखा होगा एक बारी तो बारिश होगी, शुरू में गर्मी होती है, फिर होती है बारिश। अब बारिश होगी और उसके बाद भी हमें इतनी गर्मी, मतलब जितनी है ना, गर्मी में गर्मी नहीं लग रही होगी आपको जून में, और मार्च से लेकर जून के बीच में इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन जो भयंकर वाली गर्मी लगती है ना, वो तो बारिश के बाद लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि बारिश ने तो जितना पानी डालना था डाल लिया, अब तो वो चली गई बारिश वाली मानसून ऋतु तो। लेकिन अब क्या हो गया है, जमीन ने ना काफी नमी सोख ली है, मतलब जमीन में काफी आर्द्रता है। वो जो बारिश हुई थी ना, तो मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक है। और अब सूर्य जब चमकेगा ना, चमकेगा, तो वो जो आर्द्रता के कारण है ना, उमस हो जाएगी, उमस। तो अब उमस भरी गर्मी होती है ये। ठीक है, और उसके बाद होती है अपनी शीत ऋतु, और शीत ऋतु होती है मध्य अक्टूबर से मार्च तक। और यहाँ पे औसत तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वही बात है कि औसत का मतलब ये नहीं होता कि इससे कम ज़्यादा नहीं होता। भाई हिसार में आप देखेंगे तो कई बार अखबार में आता है ना कि हिसार में, और ऊपर आप वहाँ पे चले जाएंगे ना शिवालिक की पहाड़ियों में, तो तापमान 0 और उससे भी कम हो जाता है। और इसी प्रकार हिसार जो है शिमला से भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि रेत ज़्यादा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो मरुस्थलीय भागों में आप देखेंगे शीत ऋतु में अत्यधिक शीत ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु में अब आप देखेंगे ना, राजस्थान गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो बालू होता है, रेत होता है, वो ज़्यादा जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई मृदा संसाधन। ये हमारी जलवायु कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और हम पढ़ रहे हैं भाई मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। तो भूमि की ना सबसे, अब आप मिट्टी, ये जमीन देखते हो तो मृदा क्या होती है, मृदा तो ये मिट्टी ही तो होती
होती है। तो ये अपनी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है। ये बहुत ही मतलब उपजाऊ उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। मतलब मिट्टी क्या होती है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए होती हैं, ठीक है। उसमें भई जीवों के अंश होते हैं, जो जैसे कोई चींटी, कीड़ा-मकोड़ा और कोई और जीव मर गया, अब गल-सड़ के मिट्टी बन जाएगा उसका, ठीक है। अब खनिज लवण हो गया, भई कैल्शियम, पोटेशियम, ये मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है। पोटेशियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की ज़रूरत हो, नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा है कि मृदा के घटक अगर पूछेंगे, भाई 4 घटक होते हैं मृदा के मुख्य तौर पे। एक तो खनिज, भाई मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर क्या है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, भाई आपका आयरन है, ये सब है ना। तो उसके बाद क्या है कि उसमें जैव पदार्थ होते हैं, भाई जीवित जीव जो हैं, मतलब जो जीव है मर गए हैं, अब उनके गले सड़े भाग जो है धीरे धीरे मिट्टी में बन जाएंगे। अब जल होता है, मिट्टी के अंदर वायु होती है, ठीक है। मृदा का निर्माण बहुत करोड़ों वर्षों की एक प्रक्रिया है। मृदा 1 या 2 साल में नहीं बनती भई, मृदा को बनते, 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 बनते कई साल लगते हैं, है ना? बहुत सारे वर्षों के अंतर्गत जो है मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का वर्गीकरण बता रहे हैं। तो देखो हमारे जो हरियाणा की अगर हम बात करें, ऊपर भी पहाड़ियाँ हैं, नीचे भी। नीचे तो पहाड़ियाँ नहीं है, वो घिसी-पिटी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। तो ऊपर जो है ना पहाड़ी मिट्टी आपको कहाँ पे दिखाई देगी, तो ऊपर शिवालिक की तरफ। और वहाँ की मिट्टी आपको ना पतली दिखाई देगी और कठोर होगी, पतली और कठोर। पतली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे जो है पहाड़ियों पे मिट्टी वो नहीं होती, मिट्टी की परत मोटी नहीं होती, पतली होती है, क्योंकि बारिश आती है अपने साथ उस मिट्टी को बहा कर लेके जाती है। पहाड़ियों से जब पानी गिरेगा नीचे तो वो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके जाएंगी, तो वो मिट्टी को मतलब जमने ही नहीं देते, इतनी मोटी वो परत होने ही नहीं देते। और जब आप मैदानी भाग में आएंगे तो यहाँ पे अक्सर जो है दोमट जलोढ़ मिट्टी, जो दोमट और जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ये मिट्टी मैदानी भाग की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। ये हमारी फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। अपनी फसलों के लिए इसमें सभी पोषक तत्वों की जो है मौजूदगी होती है। तो यह पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। और रेतीले भाग में बालू होता है, वहाँ पे बालू होता है, तो ये उपजाऊ नहीं होती है। ना तो पहाड़ी मिट्टी उपजाऊ होगी, ना ही बालू मिट्टी उपजाऊ होगी। उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी? मैदानी भाग की। और हमारा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से ही कि हमारा 93% जो भाग है हरियाणा प्रदेश का, तो वो मैदानी भाग है। इसलिए तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, हम कहते हैं ना खाद्यान्नों की बुखारी है, तभी तो हमारे यहाँ पे खूब जो है खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, क्योंकि मिट्टी कैसी है, अधिकतर मिट्टी हमारी दोमट और बालू मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी है हमारी, ठीक है। हल्का हल्का बालू है और फिर दोमट मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद हल्के ये हमने पढ़ लिया था कांप मिट्टी क्या होती है। कांप कछारी मिट्टी हमने बताया था, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है ना। और जलोढ़ में भी जो नवीन जलोढ़ होती है, यानी कि खादर, अब पुरानी जलोढ़ होती है बांगर और नवीन जलोढ़ होती है खादर। तो खादर वाली मिट्टी जो होती है ना, वही कांप कछारी मिट्टी होती है भाई। नदियों की घाटियों में अक्सर यह मिट्टी आपको दिखाई देगी। अब मिट्टी की अम्लीयता या सारियता पूछ लेंगे। देखो अम्लीयता और सारियता चेक करने का ना पीएच स्केल होता है। आप पीएच स्केल पे 7 जो होता है ना, 7 नंबर जो होता है वो मध्य में होता है, बीचों बीच 7 होता है। उसके ऊपर जाइएगा तो आप कहेंगे भाई कोई भी चीज़ है, आपने दूध मापना है, आपने कोई भी खाद्य पदार्थ मापना, कुछ भी मापना है, मिट्टी की अम्लता चेक करनी है, वर्षा की देखनी है, कुछ भी देखना है, मतलब जल का, अपने ब्लड का, कुछ भी, पीएच होता है बीच में 7। अब उसके ऊपर जाएंगे ना तो आप ये कहेंगे कि ये तो सारिया है। अब 7 से नीचे आएंगे ना तो आप कहेंगे कि ये तो अम्लीय हो गया। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारी जो हरियाणा प्रदेश की मिट्टी है ना, वो अम्लीय नहीं है, वो सारीय है और लवणीय है। मतलब उसमें लवणों की प्रधानता है। और क्षारीय मिट्टी है, मतलब उसकी वैल्यू जो है ना वो 7 से ऊपर ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे भाई, उसके बाद ये जो है ना अपना हरियाणा की मिट्टी का वर्गीकरण है, ये कुछ नहीं है बस, मतलब फिर भी आप एक बारी देख लीजिए कि अति हल्की मृदा, भाई अति हल्की बहुत हल्की मृदा, बहुत हल्की, तो इसमें क्या होगी, इसमें बालू का प्रदान है, तो ये दोमट मिट्टी, लेकिन इसमें बालू ज़्यादा है। बालू ज़्यादा है तो क्या है, उपजाऊ नहीं है। जब बालू ज़्यादा हो जाएगा ना तो उपजाऊ नहीं होगा। और शुष्क प्रदेशों में, अब बालू ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे बारिश की कमी होती है, भाई शुष्क प्रदेश आपको पता ही है कहाँ पे है। शुष्क प्रदेश हिसार है, फतेहाबाद में इंदरगढ़ है। अब हल्की मृदा, अब ये होती अति हल्की, इसके सामने ना अति लग गया। अब थोड़ा सा बालू कम कर दो, अब थोड़ा सा बालू कम कर देंगे तो आप है ना आप अपने मैप में पश्चिम की तरफ चले गए थे, दक्षिण पश्चिम की तरफ, अब थोड़ा दक्षिण पूर्व की तरफ आ जाइए, क्योंकि इसने अति हटा दिया। तो अति हटा दिया तो इसने देखो हिसार, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर साइड आ गए भी दक्षिण में, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्थानीय भाषा में जो बालू का दोमट मिट्टी होती है, ये पूछा जा सकता है। रोसली क्या होती है भाई, रोसली से आप क्या समझते हो भाई, ये होती है बालू का दोमट मिट्टी को ही रोसली कहते हैं। अब आ गई भाई तीसरे नंबर की मध्यम मृदा। मध्यम मृदा क्या होती है, दोमट मिट्टी ही होती है, लेकिन यह है मैदानी भाग की दोमट मिट्टी को ही मध्यम मृदा कहते हैं। और ये सबसे उपयुक्त यही होती है, क्योंकि आपको बताया ना कि अधिकतर जो है ना सबसे उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। सारे इसमें सारे के सारे पोषक तत्व जो है ना इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सारे अगर फसलों का अच्छे से उत्पादन करना है तो दोमट मिट्टी उनके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अभी चौथा भाग है सामान्यतः भारी मृदा। अब भारी भारी
कौन सी मिट्टी होगी भाई, जो गिल्ली सी होगी, जो अब गिल्ली मिट्टी भारी होगी, जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, तो वो मिट्टी ज़्यादा होगी। जिसमें सिल्ट, सिल्ट होता है भाई, गाद, गाद, गाद आप देखते हो कहाँ पे देखते हो, नदियों के किनारे पे देखते हो आप गाद। तो जहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं, पूर्व की दिशा में यमुना, पश्चिम की दिशा में घग्गर, तो इन नदियों के किनारे और थोड़ी सी दूर चले जाइए, मतलब नदियों का ये नहीं है बिल्कुल किनारे किनारे पे आप देखोगे भाई, कई किलोमीटर तक आपको जो मिट्टी दिखाई देगी ना, वो सिल्ट युक्त दिखाई देगी। सामान्य, इसने सामान्य भारी कहा है ना कि बहुत भारी, क्योंकि बहुत भारी भी आएगा, और जब ये बहुत भारी कहेंगे ना तो बिल्कुल के मतलब आसपास के इलाके में चले जाना, और सामान्य भारी कह रहे तो थोड़ी उससे दूर चले जाना। तो ये जो है सिल्ट युक्त मिट्टी होती है, और इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और भाई जलोढ़ मिट्टी भी अपने आप में उपजाऊ मिट्टी होती है, क्यों? क्योंकि जब जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा फैलाई गई होती है, और नदियां अपने साथ ना हर प्रदेश की ऊपरी में, आपको पता है ना, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, वो उपजाऊ परत होती है, और जब नदियां उसको अपने साथ बहा कर ले आती हैं, तो वो सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स होते हैं, है ना, और वो सारी के प्रदेशों से जहाँ से भी निकलती जाती है ना, तो उनकी उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ लेकर चलती हैं और अपने किनारों पे ऐसे फैला देती हैं। तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, लेकिन ये एक तो होती है खादर, एक बांगर, आपको बताया था नवीन जलोढ़, यानी कि पास वाली खादर और दूर वाली बांगर, जिसका स्तर ऊंचा है, वहां पे अब पानी नहीं जाता है नदी का, मतलब पहले ही फैलाया होगा लेकिन अब ऊंचे स्तर पर चली गई है वो मिट्टी। ठीक है, तो ये बांगर हो गई भी, अपनी बांगर हो गई। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में है बहुत भारी। अब कहा ना बहुत भारी, इसमें सिल्ट, वो गाद है ना, उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, चीका युक्त सिल्ट, उसमें गाद बहुत ज्यादा होगी, पास वाली मिट्टी। भाई इसमें कुछ नहीं होता, ये इतनी मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सिल्ट होगी, बहुत ज्यादा गाद होगी, तो उसमें क्या उपजाइएगा आप। ठीक है, तो ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज है, सामान्यतः जो है ना वाली मिट्टी वो ठीक रहती है। चलिए, अब शिवालिक, गिरिपदीय एवं चट्टानी तल की मृदा। अब तो शिवालिक रह गया बस। शिवालिक की मिट्टी मतलब पहाड़ों की मिट्टी, और पहाड़ों के गिरिपदीय मतलब उनके पैरों के पास जो मिट्टी होती है, तो ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, इसमें कंकड़ होते हैं। आपको बताया ना कि पहाड़ के नीचे ही थोड़ा ना मैदान शुरू हो जाता है, पहाड़ होंगे, फिर छोटी छोटी पथरीले टीले होंगे, थोड़े से कंकड़ होंगे, इस प्रकार से वो मिट्टी बहुत ज्यादा कंकड़ीली, बहुत ज्यादा पथरीली कठोर मिट्टी होती है, और वो उपजाऊ नहीं होती फसलों के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको ना इन्होंने दो, मतलब ये स्थानीय भाषा के नाम है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है। आप ना मैप को देख, मैप ध्यान में रखना। ये जो कंदी है ना, कंदी देखो पूर्वी दिशा की तरफ मैंने कर दिया, ये यमुनानगर में, मतलब यही है गिरिपदीय मृदा है ये, इसको ही बोलते हैं स्थानीय भाषा में कंदी। और घर कहाँ पे बोलेंगे, पंचकुला में और अम्बाड़ा में। चलिए, तो ये हमने आज लगभग ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली अपनी। अब तो क्या है, हम इसके जो है कृषि और पशुपालन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये आपकी ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए।